Hi everyone, this is another part of Q&A series in which we have already completed 9 chapters. This is question answer session of chapter number 10, which is cell cycle and cell division. So let's get started. Before starting the question and answer, if you have not yet subscribed to our channel, please do subscribe and also hit the bell icon for latest updates. We have also started one shot video series, so you can also watch one shot videos of the chapters. सबसे पहला क्वेश्चन है, what is average cell cycle span for a mammalian cell? तो उसका आंसर है एवरेज सेल साइकिल स्पेन फॉर अ मैमेलियन सेल इज अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। मतलब क्या हुआ इसका कि 24 घंटे की सेल साइकिल स्पेन होती है किसी भी मैमल की सेल में। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश साइटोकाइनेसिस एंड कार्योकाइनेसिस। काफी सिंपल सा है, साइटो एंड कार्यो, ये वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। साइटो का मतलब क्या होता है, साइटो और काइनेसिस। ब्रेक करना है हमें, वर्ड से समझना है कि क्या पूछा गया, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। साइटो और कैरियो, ठीक है। काइनेसिस मतलब ब्रेक डाउन। अब साइटो से हो जाएगा क्या, साइटोप्लाज्म। कैरियो से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। साइटोकाइनेसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग division of cells cytoplasm, as I have already told you कि cytoplasm, साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का ब्रेक डाउन होना ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है। कैरियो का मतलब क्या होता है, सेल न्यूक्लियस का डिवाइड होना। ठीक है। साइटोकाइनेसिस 4 स्टेजेस में डिवाइड होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। जब हम कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज आर नॉट प्रेजेंट इन कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, ये स्टेजेस नहीं होती हैं कैरियोकाइनेसिस में। क्लियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग इंटरफेज। इंटरफेज के टाइम पे क्या क्या इवेंट्स होते हैं? सो इंटरफेस इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ चेंज दैट प्रिपेयर अ सेल फॉर डिवीजन। इंटरफेस में एक सीरीज ऑफ चेंजेस होता है जिससे सेल डिवीजन अकर हो सकता है। इट इज अ पीरियड ड्यूरिंग विच द सेल एक्सपीरियंसेस ग्रोथ। इंटरफेस में सेल ग्रोथ होता है, डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर। ठीक है। इंटरफेस को हम 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। सो व्हाट इज G1 फेज? इट इज अ स्टेज ड्यूरिंग विच सेल ग्रोज। इस फेज में सेल ग्रो कर रही है और प्रिपेयर करती है डीएनए को। सिर्फ प्रिपेयर हो रही है, यहाँ रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है। डीएनए को प्रिपेयर करते हैं रेप्लिकेट करने के लिए। ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट। इन दिस फेज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव G1 फेज के टाइम पे ही सेल होती है। ठीक है, सेल ग्रो करेगी और डीएनए को प्रिपेयर करेगी। एस फेज की बात करें हम तो इसमें क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस होने लगता है। डीएनए सिंथेसिस होता है। इन दिस फेज अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स। डीएनए का अमाउंट डबल होगा बट क्रोमोसोम नंबर ऑलवेज रिमेन द सेम। रिमेंबर दिस, क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम है, सिर्फ डीएनए जो है वो डबल हो रहा है। G2 फेज की बात करें, सो इन दिस फेज द सेल कंटिन्यूज टू ग्रो एंड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेल कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है और डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। द प्रोटीन्स एंड आरएनए रिक्वायर्ड फॉर माइटोसिस आर सिंथेसाइज्ड। क्या क्या इसमें बन रहा है, प्रोटीन और आरएनए जो है वो सिंथेसाइज हो रहा है इसमें, इस स्टेज में। ठीक है, तो ये हो गया पूरा आपका इंटरफेस। अब चाहो तो इसमें जो हमने वन शॉट वीडियो पढ़ा था इस चैप्टर का, तो इसमें आप चाहो तो इस तरीके का जो सेल साइकिल है, ठीक है, वो भी आप बना सकते हो। इसमें आप पूरा पाई चार्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या कितना टाइम लगता है किस फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज जी नोट या क्वेश्चन फेज ऑफ सेल साइकिल। जी नोट फेज क्या है?
तो जिन्हें भी जी नॉट फेज समझ में नहीं आया है तो वो यहाँ ध्यान से सुनना कि जी नॉट या फिर क्वेश्चन फेज एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ठीक है, बट डू नॉट प्रोलिफरेट अंटिल कॉल्ड टू डू सो. Such cells are used for replacing the lost cell during injury. मतलब समझो फॉर एग्जाम्पल कहीं पे इंजरी हो गई, ठीक है, अगर कहीं पे इंजरी हो गई है तो ये कुछ ऐसी सेल हैं, ये समझ लो ये फर्स्ट एड है, ठीक है, इसको क्या समझ लो, ये एक फर्स्ट एड की तरह काम कर रही है. जैसे हम बैंडेड रखते हैं ना अपने फर्स्ट एड बॉक्स में कि हमें अगर कहीं चोट लगी तो हम उसको बैंडेड लगा देंगे, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली योर बैंडेड, ठीक है. ये उसमें क्या होगा, इंजरी हो गई तो ये सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, ठीक है, ये सेल जो है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है लेकिन चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही इंजरी हुई ये सेल्स ऊपर आ गए हेल्प करने के लिए, ये सेल्स ऊपर आ गए और जो सेल इंजर्ड हुई है, ठीक है, दे रिप्लेस द इंजर्ड सेल और उस इंजरी को ये क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है, रिप्लेस द इंजर्ड सेल. क्लियर. तो ये जो फेज है जी नॉट फेज, क्वेश्चन फेज, ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है लेकिन वो सामने नहीं आ रही, वो सिर्फ तब सामने आएगी जब कोई भी सेल को इंजरी होगी तो उस सेल को रिप्लेस करने के लिए. जैसे गेम्स में होता है ना, कोई भी गेम होता है तो हम एक्स्ट्रा में कुछ प्लेयर्स लेके जाते हैं, है ना, एक्स्ट्रा में कुछ प्लेयर्स लेके जाते हैं कि मान लो अगर 1-2 प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं तो हम उनको उनकी जगह पर रिप्लेस कर देंगे. दिस इज सेम कि वो एकदम एक्टिवली बैठे हुए हैं कि किसी को भी इंजरी होगी हम फटाफट से उसकी जगह ले लेंगे. तो बिल्कुल वैसे ही ये वही प्लेयर्स है जो एक्स्ट्रा में बैठे हुए हैं कि अगर सेल को इंजरी हुई तो वहां पे उसको रिप्लेस कर देंगे. समझ में आ गई बात. अगला क्वेश्चन है, Why is mitosis called equational division? माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि mitosis is the process of cell division where chromosomes replicate and get equally distributed into the daughter cells. ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट करते हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं डॉटर सेल्स में. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है. अगला क्वेश्चन है, नेम द स्टेज ऑफ सेल साइकिल एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर. अच्छा, अब ये अगर आपको माइटोसिस और मियोसिस बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है तभी आप आंसर दे पाओगे इस क्वेश्चन का, है ना. तो पहला है इसमें, क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर. अब बताओ क्रोमोसोम्स स्पिंडल इक्वेटर में कब जाते हैं, जल्दी बताओ. मेटाफेज के टाइम पे. सेकेंड, सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट. बताओ, सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है और क्रोमेटिड सेपरेट हो जाता है, कब होगा ऐसा? ये तो हो गया मेटाफेज में, ठीक है, ये हो गया मेटाफेज में. अब सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ और क्रोमेटिड सेपरेट हो गया, ये कब हो रहा है? ये हो रहा है एनाफेज में. अगर आपने ये सारे फेजेस बहुत अच्छे से पढ़े तभी आपको ये समझ में आएगा, और जिन्हें नहीं आ रहा है समझ में तो इस चैप्टर के जो भी वीडियोस अपलोडेड है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, तो आप सभी लोग इसको देखना, ठीक है, इसके वीडियोस को आप देख लेना. थर्ड इज पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस. होमोलोगस क्रोमोसोम्स में पेयरिंग कब होती है? तो ये होती है जाइगोटीन के टाइम पे, जाइगोटीन ऑफ मियोसिस 1, ठीक है, मियोसिस 1. फिर क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. क्रॉसिंग ओवर कब होगी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की? बताइए, पैचेटीन में, ठीक है, पैचेटीन ऑफ मियोसिस 1. चलो, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा वॉइसेस सुनाई दे रही हैं तो उन्हें इग्नोर करिएगा प्लीज़, ठीक है. आपको कंसंट्रेट करना है क्वेश्चंस में और उनके आंसर्स में, और कहीं कंसंट्रेट नहीं करना है. इसलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग ये नहीं बोलने लगना कि मैम ऐसी कुछ आवाज़ें आ रही हैं हमें पीछे से. ओके, सो प्लीज़ अवॉइड दोज नॉइसेस. चलो, अब हम बात करेंगे डिस्क्राइब द फॉलोइंग. इनको बताना है आपको कि सिनेप्सिस क्या है, व्हाट इज सिनेप्सिस, व्हाट इज बाइवेलेंट और व्हाट इज कियास्मेटा.
और इनको डायग्राम के साथ इलस्ट्रेट करना है। चलो तो ये भी कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम सिनेप्सिस की बात करेंगे। सो सिनेप्सिस का मतलब है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड सिनेप्सिस। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होना, ठीक है, उसको हम सिनेप्सिस बोलते हैं। दिस अकर्स ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 और जाइगोटीन। ये कब होता है? सेकेंड स्टेज, प्रोफेज 1 के सेकेंड स्टेज पे या फिर जाइगोटीन पे। अब हम बात करेंगे बाइवेलेंट और टेट्राड। It is a pair of synapsed homologous chromosome. They are formed during zygotine stage of prophase 1 of meiosis 1. ठीक है, बाइवेलेंट या टेट्राड कब बना? ये साइनेप्स्ड पेयर जो है, ठीक है, उससे बनते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम से। कियास्मेटा की बात करें हम तो ये क्या है? इट इज अ साइट वेयर टू सिस्टर क्रोमेटिड हैज क्रॉस्ड ओवर। ठीक है, ये जो है, दिस इज व्हाट कियास्मेटा, दिस इज कियास्मेटा। इट रिप्रेजेंट्स द साइट ऑफ क्रॉस ओवर। क्रॉसिंग ओवर हो रही है ना, एक क्रोमोसोम ये था, ठीक है, दूसरा क्रोमोसोम ये रहा, तो ये जो क्रॉसिंग ओवर हुई यहाँ पे, ठीक है, ये जो क्रॉसिंग ओवर हुई, दिस इज योर कियास्मेटा। इज दैट क्लियर? और ये कब होता है? ये डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिनेप्सिस कब हो रहा है, बाइवेलेंट टेट्राड कब बन रहा है, और कियास्मेटा का फॉर्मेशन कब हो रहा है। ठीक है, और ये रहे इनके डायग्राम्स। आप नोट कर सकते हो इन सारे आंसर्स को। ठीक है, आप इन सभी को नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराना। ठीक है, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा रही हूँ, क्योंकि हम याद तो चीज़ें कर लेते हैं। मैं हर बार यही चीज़ बोलती हूँ, हर वीडियो में यही चीज़ समझाती हूँ कि आप लोग क्या करते हो, चैप्टर समझ लेते हो, ठीक है, और फिर सोचते हैं अब तो मैं समझ में आ गया, हम अपने हिसाब से आंसर लिख देंगे। लेकिन फिर जब क्वेश्चन सामने आता है और क्वेश्चन देख के आपको लगता है अच्छा इसमें ये लिखना है, और आप लिख के आ जाते हो, बट आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। फिर आप क्या बोलते हो कि टीचर जो है वो हमसे पर्सनल ग्रेजेस निकाल रहा है, इसलिए मैं मार्क्स नहीं दिए। ऐसा नहीं है, किसी टीचर को कोई पर्सनल ग्रेजेस नहीं होते हैं। वो ऐसा है कि आपको क्वेश्चन आपको अपने हिसाब से समझ में आया, बट आपको एक्यूरेट आंसर नहीं पता था, तो आप उसमें पूरी कथा लिखा है, लेकिन जो पूछा गया वो नहीं लिख के आए हो। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि हर क्वेश्चन में पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है, फालतू का नहीं लिख के आना है। ठीक है, हाउ डज साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल डिफर फ्रॉम दैट इन एनिमल। साइटोकाइनेसिस प्लांट में और एनिमल सेल में अलग अलग कैसे होती है, तो देखो डिफरेंस समझो इसमें। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, यहाँ पे साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। यहाँ पे सेल प्लेट बनता है और यहाँ पे क्लीवेज होता है। ठीक है, इट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस बाय क्लीवेज। यहाँ पे क्लीवेज का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे सेल प्लेट बनती है। रिमेंबर द डिफरेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर सेल प्लेट फॉर्मेशन स्टार्ट्स एट द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड। सेंटर में बनता है और आउटवर्ड्स होता है। और साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में कैसे हो रहा है, क्लीवेज स्टार्ट होगा पेरिफेरल से, मतलब कॉर्नर्स से, और अंदर की तरफ आएगा। यहाँ पे सेंटर में बनेगा और बाहर की तरफ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, बाहर की तरफ बन रहा है और सेंटर की तरफ आ रहा है। क्लियर? तो दोनों डिफरेंट है, समझ में आ गया एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है साइटोकाइनेसिस के टाइम पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एग्जांपल्स वेयर द 4 डॉटर सेल्स फ्रॉम मियोसिस आर इक्वल इन साइज एंड वेयर दे आर फाउंड अनइक्वल इन साइज। अच्छा बताओ, यहाँ पे 4 डॉटर सेल हैं जो मियोसिस में जो इक्वल इन साइज हैं, और ऐसे 4 जो अनइक्वल इन साइज हैं। बताओ, चलो देखते हैं हम। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर स्पर्म फॉर्मेशन की ह्यूमन बींग्स में, तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जो मियोसिस से हुई है। इसका रिजल्ट क्या है, यहाँ पे 4 इक्वल डॉटर सेल्स बनते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होता है, 4 इक्वल डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत डिटेल में आपको 12th क्लास में मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस ये एक मियोसिस ही होता है। इसमें क्या होता है, मियोसिस में 4 इक्वल डॉटर सेल बन जाते हैं। फिर oogenesis की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। इसमें क्या होगा, ये भी मियोसिस से बना है, लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी 4 डॉटर सेल बनते हैं, बट दे आर अनइक्वल इन साइज।
ठीक है, ये अनइक्वल होते हैं साइज में। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों ही मियोसिस के प्रोसेस है। स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 इक्वल साइज के आपको डॉटर सेल्स मिलते हैं, ठीक है, लेकिन oogenesis में आपको 4 अनइक्वल मिलेंगे, ठीक है, अनइक्वल साइज के मिलेंगे। क्लियर होगी बात? oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस ये बहुत डिटेल में आपको 12th में है। डिस्टिंग्विश एनाफेज ऑफ माइटोसिस फ्रॉम एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। अच्छा, माइटोसिस और मियोसिस के एनाफेज में क्या डिफरेंस है? अब जितने भी बच्चों ने वीडियो देखी है उन्हें सारी चीज़ें विजुअलाइज हो रही होंगी, और जिन्होंने नहीं देखी है उन्हें बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये इस चैप्टर का वीडियो अपलोडेड है, एनिमेटेड वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। आपको सारी चीज़ें फिर विजुअलाइज होने लगेंगी और आपको आसानी होगी चैप्टर को समझने में, ठीक है। तो एनाफेज 1 ऑफ mitosis. Anaphase is the stage during which the centromere splits. Centromere split होता है and the chromatid separate. Chromatid separate होता है. The chromosome move apart towards the opposite pole. ये देख सकते हो आप, यहाँ पे opposite poles की तरफ movement हो रहा है, और ये दोनों chromosomes जो है वो identical होते हैं। फिर से समझो, फिर से सुनो सेम चीज। सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, ठीक है। सेंट्रोमियर कैसा था? ये अगर हमारे क्रोमोसोम आपस में स्प्लिट हो गए, आधा ऊपर गया आधा नीचे गया, ठीक है, आधा ऊपर गया आधा नीचे गया, और ये दोनों आइडेंटिकल हैं। समझ में आ गई बात? ये इतना क्लियर है। ये एनाफेज ऑफ माइटोसिस है। अब हम एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस की बात करें, इसमें क्या हो रहा है? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, व्हाइल द क्रोमेटिड रिमेन अटैच। मतलब एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है, तो ये यहाँ था, ठीक है, और ये यहाँ था। तो क्या हुआ? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, ठीक है। सेंट्रोमियर जो है वो अटैच है, सेंट्रोमियर अलग नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? Hence, in anaphase 1, the chromosomes of each bivalent pair separate while the sister chromatid remain together. आई बात समझ में? सिस्टर क्रोमेटिड एक साथ रहते हैं। यही डिफरेंस होता है एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द मेन डिफरेंस। आपको मेन डिफरेंस बताना है बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में क्या मेन डिफरेंस है आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये रहे बहुत सारे डिफरेंसेस, ठीक है। तो आपको जितने याद रह जाए, ठीक है, आपको जितने याद रह जाए, इट इज बेटर टू रिमेन एटलीस्ट 5 पॉइंट्स, ठीक है, 5 पॉइंट एटलीस्ट आप याद करके रखो। तो माइटोसिस में क्या हो रहा है? इन माइटोटिक डिवीजन सिंगल डिवीजन से 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। इसमें 2 सक्सेसिव डिवीजन होंगे, मियोसिस 1 होगा और मियोसिस 2 होगा। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें क्रोमोसोम जो है वो इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। मियोसिस को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। प्रोफेज इज द शॉर्ट एंड डज नॉट कंप्राइज ऑफ एनी फेज। प्रोफेज शॉर्ट है और कोई इसमें फेज नहीं होता है। प्रोफेज 1 इसमें लॉन्ग होता है, ठीक है, इसमें नो पेयरिंग, इसमें कोई पेयरिंग नहीं होती है, इसमें पेयरिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, यहाँ पे बनता है। एनाफेज में सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम, यहाँ पे एनाफेज 1 में सेपरेट नहीं होंगे, जो जस्ट इसके पहले वाला आंसर जो हमने देखा था वही चीज है। माइटोसिस सिग्निफिकेंट रोल करता है हीलिंग में, रिपेयरिंग में, ग्रोथ में। मियोसिस क्या करता है? मियोसिस मेंटेन्स द क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। क्रोमोसोम नंबर जो है वो मेंटेन रहता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the significance of meiosis? Meiosis का significance क्या है आपको ये बताना है। आंसर देखते हैं हम इसका। Meiosis is a process. Meiosis क्या है? It is a process involving reduction in the amount of genetic material. Reduction हो रहा है genetic material के amount में, ठीक है। Reduction in the amount of genetic material. It comprises of 2 successive nuclear and cell division. 2 successive nuclear और cell division होते हैं with a single cycle of DNA.
डीएनए रेप्लिकेशन की सिंगल साइकिल होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ एंड ऑफ मियोसिस 2 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस का? मियोसिस मेंटेन्स द क्रोमोसोमल नंबर, क्रोमोसोमल नंबर को जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन करता है। इट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर टू हाफ कर देगा, जिससे कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे वो ओरिजिनल हो जाए, है ना। एक एन यहाँ से आया, एक एन यहाँ पे आया, दोनों आपस में फ्यूज हुए तो 2n बन गया, रीस्टोर हो गया। यहाँ पे हाफ हुआ था और यहाँ पे रीस्टोर हो गया, ठीक है। तो वेरिएशंस जो है वो क्रॉसिंग ओवर में आते हैं इसमें, और रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, ठीक है। वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एवोल्यूशन में, है ना। चीजें धीरे धीरे करके इवॉल्व हुई, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वेरिएशंस आए, ठीक है। ऐसे ही करके चीजें क्या हुई, इवॉल्व हुई। तो वेरिएशन मियोसिस में ही आता है, वेरिएशन जो है वो मियोसिस से ही आता है। Chromosomal mutations are brought about by the introduction of certain abnormalities. These chromosomal mutations may be advantageous for an individual. कई सारे chromosomal म्यूटेशंस देखने को मिले, ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस देखने को मिले, जिससे कि कई सारी एबनॉर्मैलिटीज आई, और कहीं ना कहीं ये एडवांटेजियस भी रहा है इंडिविजुअल्स के लिए क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। एबनॉर्मैलिटीज भी आई हैं, बट क्या हुआ है, कई जगहों पे ये जो चीज़ रही है इसकी वजह से एडवांटेज भी रहा है। 13 क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्कस विद योर टीचर। ओके, सो दिस क्वेश्चन यू नीड टू डिस्कस विद मी ओनली, आई एम योर टीचर, तो आपको मेरे साथ में डिस्कस करना है। Haploid insects and lower plants where cell division occurs, and some haploid cells in higher plants where cell division does not occur. Okay, so you need to discuss this answer with me. तो चलो तो हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इंसेक्ट्स और लोअर प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन इमीडिएटली हो जाता है, फॉलोड बाय जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है। कुछ इंसेक्ट्स में और लोअर प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन बहुत जल्दी हो जाता है, और फॉलोड बाय जाइगोटिक मियोसिस विच लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, जिससे कि एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो जाता है। दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज नोन एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। फिर से समझो इस बात को, कुछ इंसेक्ट्स में और लोअर प्लांट्स में, ये मैंने जब प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम समझाया था तो उसमें हमने हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ी थी, ठीक है। तो कुछ इंसेक्ट्स में और लोअर प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन इमीडिएटली हो जाता है, फॉलोड बाय जाइगोटिक मियोसिस। इससे क्या होता है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो जाता है, इसको हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोल देते हैं। अब एक फिनोमिना आता है पॉलीप्लॉइडी, ठीक है, पॉलीप्लॉइडी। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन सम हैप्लॉइड सेल्स इन हायर प्लांट्स। इसमें क्या हो रहा है, सेल डिवीजन डज नॉट अकर, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। पॉलीप्लॉइडी की स्टेज आती है जहां पे सेल में बहुत सारे मल्टीपल पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। देन द बेसिक सेट से ज्यादा क्रोमोसोमल नंबर प्रेजेंट होते हैं। पॉलीप्लॉइडी कैन बी आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस, पॉलीप्लॉइडी आर्टिफिशियली भी कराया जा सकता है, ठीक है। तो और ये नेचुरली भी अकर हो जाता है कुछ हायर प्लांट्स में। तो यही चीज यहाँ पे हमें डिस्कस करनी थी, वो हमने डिस्कस कर ली है। आगे बढ़ते हैं। ओके, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। तो जितने भी लोग यहाँ पे चैट में चीज़ें लिख रहे हैं या डाउट्स पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको हो सकता है आंसर ना मिले। काफ़ी सारे बच्चे नाराज़ हो गए हैं, तो बच्चे नाराज़ मत हो। आप लोग चैट में अपने क्वेश्चंस पुट अप कर दो, ठीक है। चैट में आप क्वेश्चन पूछोगे ना तो मैं ज़रूर आपका आंसर दूंगी। आप यहाँ पे लाइव चैट में अगर चैट कर रहे होगे ना तो वहाँ पे मैं आपका आंसर नहीं दे पा रही हूँ। आप कमेंट में क्वेश्चन पूछो, ठीक है, कमेंट में क्वेश्चन पूछो, मैं वहां पे आपका आंसर दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है बेटा। क्वेश्चन 14, कैन देयर बी माइटोसिस विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज? बताओ, क्या यहाँ पे माइटोसिस हो सकती है बिना डीएनए रेप्लिकेशन के एस फेज में? तो देखते हैं। आंसर इज माइटोटिक सेल डिवीजन कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज। नहीं हो सकती है। 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग एस फेज। एस फेज में 2 इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहे हैं। वन इज द सिंथेसिस या फिर डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए,
और दूसरा क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन क्रोमोसोम नंबर इन द डॉटर सेल। इसीलिए क्या हो रहा है, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है और डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसे हम मिस नहीं कर सकते। अगर ये नहीं होगा तो आगे के स्टेप पॉसिबल नहीं है। 15 क्वेश्चन, कैन देयर बी डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीजन? ओके, अगेन द ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, फिर क्या डीएनए रेप्लिकेशन बिना सेल डिवीजन के पॉसिबल है? तो यस, इट इज पॉसिबल, देयर कैन बी डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीजन। ये हमने देखा भी है। क्या हो रहा है ड्यूरिंग सेल डिवीजन? Parent cell gets divided into daughter cell. However, if there is a repeated replication of DNA without any cell division, then DNA will be accumulated inside the cell. अगर repeated DNA replication हो रहा है तो वो जो DNA है वो सेल के अंदर ही रहेगा। This would increase the volume of cell nucleus. सेल न्यूक्लियस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और सेल एक्सपेंशन होने लगेगा। ठीक है, an example of DNA duplication without cell division is commonly observed in salivary gland of Drosophila. ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जो होता है उसके सलाइवरी ग्लैंड में ये चीज देखी जाती है कि डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा है बट सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। ठीक है, द क्रोमोसोम अंडरगोज रिपीटेड डीएनए डुप्लीकेशन इज नोन एज पॉलीटीन क्रोमोसोम। ऐसा क्रोमोसोम जिसमें रिपीटेड डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा है उसको हम पॉलीटीन क्रोमोसोम का नाम दे देते हैं। आगे बात समझ में? Next and last question of today's class. Analyze the events during every stage of cell cycle and notice how the following two parameters changes. अब आपको सारे events देखने हैं तो उसके लिए आपको पूरा सेल साइकिल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर सेल एंड अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट पर सेल, ये दो चीजें आपको यहाँ पे नोटिस करनी है। तो देखो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें पर सेल तो एनाफेज के टाइम पे ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोटिक साइकिल द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ में मूवमेंट होने लगता है। उसका रिजल्ट क्या है? द बाइवेलेंट गेट डिवाइडेड इनटू सिस्टर क्रोमेटिड एंड रिसीव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट सेल। तो यहाँ पे हाफ हो जाता है क्रोमोसोम का नंबर। ठीक है, तो पहली चीज हमने नोटिस कर ली क्या, कि एनाफेज 1 के टाइम पे क्रोमोसोम जो प्रेजेंट है वो हाफ हो रहा है पेरेंट सेल्स में। पहली चीज नोटिस कर ली। ठीक है, अब अगर हम डीएनए कंटेंट की बात करें तो डीएनए कंटेंट ड्यूरिंग एनाफेज 2, ठीक है, एनाफेज 2 में क्रोमेटिड सेपरेट होता है। एज अ रिजल्ट स्प्लिटिंग होगी सेंटर से क्या होगा? स्प्लिटिंग होगी, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाएगी और आधा ऊपर जाएगा आधा नीचे जाएगा। उससे क्या होगा? ईच पोल हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर जो है वो हैप्लॉइड हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, फिर ड्यूरिंग माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, डीएनए डुप्लीकेट हो जाएगा इन द एस फेज एंड गेट सेपरेटेड इनटू 2 डॉटर सेल ड्यूरिंग एनाफेज। एज अ रिजल्ट डीएनए कंटेंट ऑफ 2 न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल कैन रिमेन द सेम। ये आंसर उन्हीं बच्चों को समझ में आ रहा होगा जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ लिया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके सर के ऊपर से निकल जाएगा और फिर आप लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे होगा कि मैम कुछ समझ नहीं आया। तो बेटा नहीं आएगा समझ में, अगर आप लोग पहले पूरा चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चैप्टर पढ़ो फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना, तो आपको सारी चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। फाइन, आई होप आपको क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गए होंगे और आगे का वीडियो बहुत जल्दी आएगा। तब तक अगर आपको वीडियोस पसंद आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इन वीडियोस को शेयर करना मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।